बस अब से कुछ ही देर में वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएगा और इस बात की पूरी संभावना है कि कल यानी कि जुमे के दिन से वक्फ बिल का नया कानून लागू भी हो जाएगा। सरकार के पास पूरा सपोर्ट है, पूरे नंबर्स हैं। आज दोपहर 1 बजे से लगातार वक्फ संशोधन बिल पर बहस चल रही है। किसने भला ये सोचा था कि सिर्फ 24 से 48 घंटे में पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाएगी। कयास लग रहे थे कि मोदी वक्फ बिल को बिहार चुनावों तक टाल सकते हैं, लेकिन यही तो मोदी की खासियत है। अगर आज प्रधानमंत्री मोदी ना होते, देश भर के वक्फ माफियाओं की ऐसे ही मौत चलती रहती। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। इस बिल को हम सब मिलकर के पारित करें। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के इतने केसेस कैसा हो रहे हैं? शायद वो भोले भाव से गलत इंफॉर्मेशन सदन के सामने रख रहे हैं। चेयर हैज गिवन टाइम। क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे कृपा करके विनती करता हूं, उधर के लोगों को टोकना बंद करने के लिए कहो कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो। चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं ये मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते तो क्या अनिश्चित काल के लिए वक्फ माफिया की मौज होती? अगर नरेंद्र मोदी पीएम ना होते तो क्या गरीब मुसलमानों की जमीन पर हमेशा के लिए कब्जा रहता? अगर नरेंद्र मोदी की जगह राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो क्या वक्फ की जमीन लगातार बढ़ती जाती? कल्पना कीजिए कि क्या होता अगर नरेंद्र मोदी की जगह राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, वक्फ माफिया किसी की भी जमीन पर कब्जा कर रहे होते और पीड़ित चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। साल था 2013, बस कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होने वाले थे। सोनिया, मनमोहन और राहुल गांधी की सरकार को यह लग गया था कि चुनाव में उनकी हालत खराब है, घोटाले के दाग हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी आखिरी चाल चली और वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 लेकर आई। कांग्रेस को लगा कि अगर वो मुसलमानों को खुश कर देगी तो आने वाले लोकसभा चुनाव में मुसलमान कांग्रेस को जिता देंगे। इसीलिए कांग्रेस इस कंट्रोवर्शियल बिल को लेकर आई। इस बिल में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ऐसा बदलाव किया कि वक्फ की संपत्ति दिन दूनी और रात चौगुनी स्पीड से बढ़ने लगी। अमित शाह ने संसद में बताया है कि 1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 18 लाख एकड़ जमीन थी, लेकिन 2013 में जब कांग्रेस ने वक्फ बिल में संशोधन किया तो 2013 से 2025 के बीच वक्फ बोर्ड के पास 21 लाख एकड़ जमीन और जुड़ गए। यानी अभी देश भर में वक्फ के पास कुल 39 लाख एकड़ की जमीन है और इसमें 21 लाख एकड़ तो सिर्फ 12 सालों में जुड़ी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तत्कालीन सरकार ने वक्फ कानून में ऐसा बदलाव किया कि वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां मिल गईं। देश भर के वक्फ बोर्ड ऐसे हो गए कि वो जहां नजर डालते वहीं की जमीन को वक्फ कर देते। वक्फ अधिनियम की धारा 40 वक्फ बोर्ड को यह तय करने का अधिकार देती थी कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। साथ ही यह भी ताकत देती थी कि ऐसे मामलों में वक्फ बोर्ड का फैसला अंतिम होगा जब तक कि इसे वक्फ ट्रिब्यूनल रद्द या संशोधित ना कर दे। लेकिन अब नए कानून में यह विवादित धारा 40 खत्म कर दी गई है। वक्फ बोर्ड के अधिकारों में दी गई यह असीमित ताकत खत्म कर दी गई है। यही पुराना कानून वक्फ ट्रिब्यूनल को भी शक्तिशाली बनाता था, क्योंकि अभी तक कानून यह था कि अगर किसी भी जमीन पर विवाद है तो वक्फ ट्रिब्यूनल में वो केस जाता था और वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था। यानी वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को किसी भी दूसरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन अब नए कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल की इस असीमित ताकत में कटौती कर दी गई है। अब वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होगा, उसे भी चुनौती दी जा सकेगी। इसलिए मुस्लिम वोटों की पॉलिटिक्स करने वालों को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर पिछले 6 साल से हूं सर, कर्नाटका में 6, अब 7वां साल कंप्लीट कर रहा हूं। तो वहां पे ये पूरा आप
आपको पूरा मौका आएगा इंक्वायरी तो बोले प्लीज प्लीज। पूरा इंक्वायरी होने के बाद में सर्वे कमिश्नर उसको सर्वे करता है, कलेक्टर उसको चेक करता है, फिर उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको वेरीफाई करती है, उसके बाद में वफ्द गेजेट उसके बाद में सरकार उसको गेजेट करती है। उसके बावजूद भी अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो ट्राइब्यूनल में जा सकता है। अगर वहां भी कोई अगर वहां भी उसके खिलाफ अगर डिसीजन जजमेंट आता है, अगर वहां पे वो कन्विंस नहीं है तो वो कोर्ट में जा सकता है। आज ये कह रहे हैं कि कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते, कोर्ट में बिल्कुल रिव्यू कर सकते हैं। अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वो के इतने केसेस कैसा हो रहे हैं। जो डिस्प्यूट है वो इतना ही है कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो ये भूमि का मामला है, इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है, तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर एक गलतफहमी फैला रहे हैं। पुराने कानून के इन्हीं प्रावधानों की वजह से वक्फ माफिया को बढ़ावा मिला। उसने जहां तहां जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया, खूब भ्रष्टाचार किया। लेकिन अब नए कानून में वक्फ माफिया की ये पूरी मौज खत्म हो गई है। पहले के कानून में वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए गए थे, इसलिए वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता देता था। लेकिन अब नए कानून के मुताबिक कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ करने के लिए जिला कलेक्टर की रिपोर्ट जरूरी होगी। यानी जब तक कलेक्टर रिपोर्ट नहीं देगा, प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कंट्रोल नहीं कर सकेगा। पहले के कानून में वक्फ प्रॉपर्टी के लिए कागजात जरूरी नहीं थे। पहले बहुत सी मस्जिदें वक्फनामे के बिना भी वक्फ की संपत्ति होती थी, लेकिन नए कानून में बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। अब वक्फ प्रॉपर्टी के लिए कागजात जरूरी होंगे, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। अब कहकर डराया और भड़काया जा रहा है कि वक्फ की पुरानी संपत्ति के कागज कहां से लेकर आएंगे। ये संपत्तियां तो सैकड़ों साल पुरानी हैं, इनके कागज कहां से लाएंगे। कल किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि रेलवे की जमीनें देश की जमीनें हैं, डिफेंस की जमीनें देश की जमीनें हैं। हां मंत्री जी हैं, बिल्कुल हैं। ये जो वक्फ की जमीनें हैं ये हमारे पुरखों ने धार्मिक कामों के लिए डोनेट किया है, तो हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हम भी तो इसी देश के बेटे हैं, तो वक्फ की जमीनें भी तो इसी देश की जमीनें हैं। उनको पराया क्यों बोलते हैं आप। सभापति महोदय अशफाकुल्लाह खान जब फैजाबाद की जेल में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे तो इसी देश की जमीन के लिए झूल रहे थे ना। सभापति महोदय, अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काटकर अपनी जान देने वाले मौलाना फजले हक खैराबादी हो या शेर खान अफरीदी हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे ना। सभापति महोदय, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हो या पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ाने वाला परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहा था ना। और मंत्री जी, मैं इस सदन में अलग ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा, ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, हमसे हमारी इबादत गाहें तो मत छीनिए ना, हमारे घरों पे बुलडोजर तो मत चलाइए ना, हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से सोने दीजिए ना। नए कानून में एक बड़ा बदलाव यह किया गया है कि वक्फ बाई यूजर की व्यवस्था खत्म हो गई है। इसे आसान भाषा में समझिए कि यह क्या था। वक्फ बाई यूजर का मतलब यह हुआ कि अगर कोई संपत्ति जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान या दरगाह लंबे समय से मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक या सामुदायिक कामों के लिए इस्तेमाल हो रही थी, तो उसे बिना किसी औपचारिक दस्तावेज या घोषणा के भी वक्फ मान लिया जाता था। लेकिन अब नए कानून में वक्फ बाई यूजर का प्रावधान ही खत्म हो गया है। अब सिर्फ वही संपत्ति वक्फ मानी जाएगी जिसे औपचारिक रूप से यानी लिखित दस्तावेज या वसीयत के जरिए वक्फ किया गया हो।
नए कानून के एक और प्रावधान पर बहुत हंगामा हो रहा है। कल लोकसभा में भी इस पर बड़ा रिएक्शन देखने को मिला था और आज राज्यसभा में भी ऐसा ही हुआ। यह प्रावधान है 5 साल के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का। पहले के कानून में था कि कोई भी वक्फ को जमीन दान कर सकता था, लेकिन अब दानदाता के मुसलमान होने की शर्त है। नए बिल के मुताबिक जो व्यक्ति वक्फ के लिए जमीन दान कर रहा है उसे कम से कम 5 साल से मुसलमान होना अनिवार्य होगा। इस पर भी खूब हंगामा हो रहा है। जिन पार्टियों का वोट बैंक है वो पूछ रही हैं कि ये सरकार कैसे पता लगाएगी कि मुसलमान कौन है और कौन नहीं। इन्होंने एक नया प्रोविजन लाया, बोला कि सिर्फ मुसलमान दान कर सकता है, और दूसरी बात इन्होंने बोला कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग होना। अब ये तो था पहले जेपीसी को जाके आने के बाद, अब ये कह रहे हैं कि उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। पहले तो प्रधानमंत्री कहते थे कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, आप कैसा पहचानेंगे, हम कैसा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, कौन से कपड़े पहनना पड़ेगा, मैं टोपी पहन के जाऊं या दाढ़ी लगा के जाऊं, या कोई मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा के देखेगा मैं नमाज पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं, मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरा लगाएगा, या और कोई तरीका होगा कि 5 साल कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं पता करने के लिए, या नहीं कोई रिज्यूटी से मैं पूछना चाह रहा हूं क्या एक दूसरा डिपार्टमेंट खोलेंगे कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं, और वो जो सर्टिफिकेट देंगे उस पे भी मोदी जी का ठप्पा रहेगा कि ये मुसलमान है या नहीं करके बोल के। यह बात आज की नहीं थी, ये लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले की बात है अध्यक्ष महोदय। उस समय वो कल्पना लेकर चल रहे थे कि अगर हमने मुस्लिम वक्फ की संपत्तियों का बेहतर उपयोग कर लिया, पारदर्शी उपयोग कर लिया, उनकी आय को बढ़ा दिया, उनके ऊपर जो कब्जा करके लोग बैठे हुए हैं उन कब्जेदारों को हटा दिया, तो स्वाभाविक रूप से जो अकूत संपत्ति पूरे भारत में मुसलमानों के पास आएगी, हम उसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों की शिक्षा के लिए, जीवन की बेहतरी के लिए, उनके मुसलमान महिलाएं दर बदर भीख न मांगे, अपनी इज्जत का समझौता न कर सकें, कोई बूढ़ी मुस्लिम रात को खाली पेट सोने के लिए मजबूर न हो, हम उसके लिए व्यवस्था करके लाएंगे। और वस्तुतः अध्यक्ष महोदय, वक्फ अधिनियम की जो ही माननीय गृह मंत्री ने घोषणा किया, पूरे देश में तूफान आ गया। आश्चर्य होता है, वक्त की घोषणा भी नहीं हुई, कानून सामने भी नहीं आए, विरोध शुरू हो गया। तुम्हारी मस्जिदें कब्जा कर ली जाएंगी, तुम्हारे दरगाह कब्जा कर लिए जाएंगे, तुम्हारे कब्रिस्तान कब्जा कर लिए जाएंगे, तुम्हारे मदरसे कब्जा कर लिए जाएंगे। नए कानून के बाद और भी बहुत कुछ बदल जाएगा, जिसका सीधा फायदा गरीब मुसलमानों को मिलेगा। पहले के कानून में सरकारी जमीन को वक्फ से छूट नहीं थी, सरकारी जमीन भी वक्फ मान ली जाती थी। लेकिन अब नए कानून के मुताबिक सरकारी जमीन को वक्फ नहीं माना जाएगा। अगर कोई सरकारी जमीन गलती से वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज हो गई हो तो अब उसे वक्फ नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में अब फैसला जिलाधिकारी करेंगे, ना कि वक्फ बोर्ड। अब ये जो बिल है वो कलेक्टर को ये ताकत देता है कि वह निर्णय करे कि यह प्रॉपर्टी किसकी है, इसका ओनर कौन है, और तब उसके तरीके से उसका उपयोग किया जा सकता है। और ये जो बिल है वह प्रॉपर्टी को असर्टेन करने का जो वक्फ की ताकत थी उससे रोकता है, और यह पावर कलेक्टर को देता है कि वह तय करे कि वेदर दिस प्रॉपर्टी कैन बी एडेड इनटू दी उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ये प्रॉपर्टी वक्फ को दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती, इसका टाइटल वो तय कर सकता है। वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में भी बदलाव हुआ है। पुराने कानून के अनुसार केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होते थे, जिनमें 2 महिलाएं अनिवार्य थी। नए विधेयक में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है। अब सांसदों, पूर्व न्यायाधीशों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, इस्लामी कानून के जानकार और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मुस्लिम ही रहेंगे। 2 मुस्लिम महिलाओं की मौजूदगी भी अनिवार्य होगी। इसी तरह से राज्य वक्फ बोर्ड में भी बदलाव हुआ है। पहले इसमें 2 निर्वाचित मुस्लिम सांसद, विधायक या फिर बार काउंसिल सदस्य शामिल हो सकते थे। अब राज्य सरकार ही सभी सदस्यों की नियुक्ति करेगी। इसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य, शिया सुन्नी, पिछड़े वर्ग के मुस्लिम, बोहरा और आगा खानी समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। कम से कम 2 मुस्लिम महिलाएं भी सदस्य होंगी।
इसी तरह से वक्फ ट्रिब्यूनल की भी संरचना बदली गई है। पहले ट्रिब्यूनल में एक न्यायाधीश, एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और एक मुस्लिम कानून विशेषज्ञ शामिल होता था। नए विधेयक में मुस्लिम कानून विशेषज्ञ की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब ट्रिब्यूनल में जिला न्यायालय का न्यायाधीश अध्यक्ष होगा और एक राज्य सरकार का संयुक्त सचिव सदस्य होगा। जाहिर तौर पर इसका फायदा आम मुसलमानों को मिलेगा जिनकी जमीनों से कब्जा छूटेगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार वक्फ बोर्ड को अब सरकारी अधिकारियों के हवाले कर रही है, जिससे नुकसान ही होगा। कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। सभापति महोदय, जब देश को मनमोहन सिंह साहब जैसा काबिल प्रधानमंत्री मिलता है तो देश को आरटीआई जैसा एक्ट मिलता है, सेज जैसा एक्ट मिलता है, मनरेगा जैसा एक्ट मिलता है, लिबरलाइजेशन मिलता है, राइट टू एजुकेशन मिलता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मिलता है। लेकिन जब देश को सौगातें मोदी मिलती है तो क्या मिलता है? सीए मिलता है, फॉर्म्स लॉ मिलता है, आर्टिकल 370 मिलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा एक्ट मिलता है और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जैसे बिल देश को मिलते हैं। मुझे तो अपने हमवतन भाइयों से पूछना है कि आपको अपने बच्चों की तरक्की, खुशहाली और नौकरी की दरकार है या फिर मुसलमानों की दान की गई जमीनों को लूटकर धन्ना सेठों को देने की साजिश करने वाले कानून की?